स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस ओबीसी सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात की जा रही है वो असल में क्या है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या सारी चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि उनके लिए कोई वीडियो नहीं होता तो बहुत परेशानी होती है उनके लिए, तो उनको लिए भी मैं यहाँ पे लाया हूँ। सिंपली आपको वीडियो देखनी है दोस्तों, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे होता क्या है दोस्तों कि बहुत से कास्ट ऐसे हैं कि जिन्हें स्टेट लेवल पे आपका ओबीसी माना गया है नॉन क्रीमी लेयर में, लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे नहीं आते हैं। तो कई बार बच्चे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि ओबीसी में वो है या नहीं है, वो स्टेट लेवल में भर देते हैं, उन्हें लगता है कि वो ओबीसी एनसीएल मीन्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, लेकिन असल में दोस्तों वो वहाँ पे क्रीमी लेयर में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान देना है आपको। मैं आपको अभी तुरंत इसको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो। सिंपली एक छोटे से स्टेप से आप चेक कर सकते हो कि जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लेवल में आती है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जो आपका जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो आपकी 15% सीट है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 7.5% सीट्स एसटी, 27% सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है दोस्तों कि जो क्रीमी लेयर है वो जो लिमिटेड अमाउंट रखा गया है उसके ऊपर जो आय बनती है, मीन्स आपकी जो फैमिली इनकम बन रही है वो उस क्राइटेरिया के ऊपर चली जाएगी तो क्रीमी लेयर होगा। वहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल का मीन्स जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 27% सीटें हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों 10% सीट आपका जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होता है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होगे कि ये सीट है, ये कैटेगरी वाइज सीट है। इनका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास इनका डॉक्यूमेंट होगा। सही डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप 6.3 इसमें आप साफ देख सकते हो कि जो सेकंड पॉइंट है नोट्स में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर backward classes available on National Commission for Backward Classes NCBC Government of India website. Thus the candidates falling in this list may mention OBC in the category column. State list OBC, जो स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स है हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो लोग केवल स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आते हैं वो लोग यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उन्हें अपने फॉर्म में जनरल भरना पड़ेगा। तो इसलिए आप गलती से भी वहाँ पे ओबीसी एनसीएल मत भरिएगा। अब इसको आप कैसे पता लगा सकते हो, तो इन्होंने ये वेबसाइट दी है, इसको सिंपली आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब इसमें दोस्तों दो तरीके हैं पता करने के। ये वेबसाइट है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पे आप पता कर सकते हो कि जो आपकी कैटेगरी है वो इसमें आती है कि नहीं। अब पहला जो तरीका है दोस्तों वो आप कैसे पता करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्रीमी लेयर आप देख सकते होगे, फिर यहाँ पे आता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, तो इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने स्टेट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जिस स्टेट का भी डोमिसाइल मीन्स जहाँ पे आपका ओरिजिनल एड्रेस है, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है उसका आपको यहाँ पे देखना है। जैसे मानो आपको दिल्ली का चेक करना है तो आप दिल्ली चेक कर सकते हो, किसी भी स्टेट का चेक कर सकते हो। मानो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो सिंपली उत्तर प्रदेश को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे आपको देखना है कि अहिर, यादव, आराक के वंश, ये जितने भी हैं यहाँ सारी कास्ट दी हुई है। तो कि जो यूपी की ये सब कास्ट हैं वो सब ओबीसी एनसीएल में आती हैं। तो ये बच्चे जो इन कास्ट जिनका कास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो यूपी के रहने वाले हैं, वो अपने आप को ओबीसी एनसीएल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना
होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप किसी भी स्टेट का यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब एक सिंपल सा तरीका कि कैसे आपको चेक करना है दोस्तों बिना इसमें जाए हुए, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड में कास्ट सर्चिंग लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कास्ट कम्युनिटी आएगा। आप जिस कास्ट के भी हैं, मानो आपने यहाँ पे यादव लिखा तो आपके सामने ये यादव खुल के आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको गो कर दीजिए तो ये दिखा देगा कि जो सेंट्रल लिस्ट है, जैसे दमन दीव में जो यादव हैं वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं और कहाँ पे हैं तो 19वें नंबर पे हैं। ठीक है, कहने का मतलब 19वें नंबर में कि जैसे अभी मैंने पीडीएफ खोल के आपको पीछे दिखाया था, तो उसमें आप डायरेक्ट 19वें नंबर पर जाओगे कास्ट कैटेगरी में तो वहाँ पे वो दिखा देगा। इसी तरह यूपी में आपने देखा था कि सबसे पहले ही यादव आ रहे थे तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इस साफ तौर पे आप शॉर्टकट में यहाँ से भी पहुँच सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कैटेगरी एनसीएल में आती है कि नहीं। ये सारी दे रखे हैं यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, तो इस पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ओबीसी एनसीएल डाल दिया और आप यहाँ सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हो, मानो कोई कैटेगरी आपने यहाँ पे डाली और जब आपने इस पे गो किया तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है, मीन्स आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी सेंट्रल लेवल पे है ही नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पे एनसीएल मेंशन कर दिया है कि दोस्तों भले ही आप वहाँ पे टॉपर हो जाओगे लेकिन आपको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर वहाँ पे निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इस सेंट्रल लेवल का वहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे इसको सोचते हैं कि हम बाद में जनरल कन्वर्ट कर लेंगे या हमने ओबीसी एनसीएल से एग्ज़ाम दिया हुआ है और हम डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमें वहाँ पे जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ तौर पे यहाँ कहा गया है कि स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। तो ये चीज़ आपको पहले ही चूज करनी है, बाद में चूज नहीं करनी है। इसी तरह दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है कि जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जितनी भी साइनिंग अथॉरिटी है उनके वहाँ पे साइन रहने चाहिए, साथ ही साथ जो वहाँ पे स्टैम्प चाहिए वो स्टैम्प भी होनी चाहिए। और ये जो प्रोविजंस होते हैं, मीन्स जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके नीचे बहुत से आप देखोगे कि प्रोविजंस ऑर्डर्स लिखे रहते हैं, वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए और साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि आप एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो वहाँ पे वो चीज़ मान्य नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपने पीडब्ल्यूडी जो दोस्त हैं उनके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। दोस्तों पीडब्ल्यूडी में आप तभी आओगे जब आपका 40% कम से कम वहाँ पे डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये डिसेबिलिटी कई कैटेगरी में फॉल करती हैं, जैसे पहला है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या ब्लड डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो इसके यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी यहाँ बताया गया है कि जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में हम किसे किसे काउंट करते हैं, तो लेप्रेसी क्यूर्ड पर्सन जो है, सेरिब्रल पैलिसी है, डॉर्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, इसी तरह हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, तो इनमें 40% आपका डिसेबिलिटी रहना चाहिए, तभी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वहाँ पे आपको माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो बाकी कैंडिडेट्स को 3 आवर्स मिलेंगे तो आपको 1 आवर वहाँ पे कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा वहाँ पे दिया जा रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को पर आवर 20 मिनट्स वहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो 3 आवर्स के हिसाब से ये 4 आवर्स हो गए। ठीक है, मीन्स 1 आवर कंपनसेटरी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि जो स्क्राइब है, मीन्स आप जो कैंडिडेट्स अपने साथ स्क्राइब ले जा रहे हैं, जो वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, सक्षम नहीं है, तो उनको दोस्तों जो स्क्राइब है उसके लिए कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी वहाँ पे ले जा सकते हो, बल्कि अगर आप पहले चीज़ तो ये है कि आपको वहाँ पे जो कमीशन है वो प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो आप इच्छुक हो कि नहीं हम स्क्राइब अपना ही ले जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्क्राइब की क्वालिफिकेशन हो वो आप
से कम होनी चाहिए। मीन्स जिस चीज़ का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उससे कम होनी चाहिए। स्क्राइब का केवल काम होना चाहिए कि वहाँ पे वो आंसर टिक करेगा, इसके सिवा वो अपना कोई भी राय विचार ये सब चीज़ें वहाँ पे वो नहीं रख सकता है, ना ही अपने दिमाग से वो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हल कर सकता है। अगर वो ऐसा करता पाया गया तो फिर आपका कैंडिडेचर वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन से कम होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उससे उसकी कम ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में देखिए मेंशन किया हुआ है कि किससे किससे आप जो सर्टिफिकेट है उससे आप सर्टिफाई करा सकते हो। जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर है, ऑर्थोपेडिक पीएमआर स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, तो इन सब से आपका रहना चाहिए। तो ये था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये फॉर्म अब आप लोग भरोगे तो बहुत ध्यान से भरने वाले हो, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि जो फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे 1 से 2 दिन समय दिया जाएगा उसको एडिट करने के लिए। लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों रश बहुत होता है, तो आपको ये चीज़ करनी ही ना पड़े। ऐसा ना हो दोस्तों कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका पूरा 1 साल खराब चला जाए, ठीक है, क्योंकि रश बहुत होता है, सर्वर डाउन रहता है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए दोस्तों ये जो फॉर्म आप भर रहे हो बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से भरिएगा। सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है कि उनका जो फॉर्मेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट का वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो बिल्कुल आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझे भेज सकते हो दोस्तों। मैं बिल्कुल उसको चेक करके बता दूंगा कि ये फॉर्मेट आपका सही है कि नहीं, उसमें सारे रिजोल्यूशंस लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा। थैंक